जापान का आसमान 9 अगस्त 1945। पहले एटॉमिक बम हमले के 3 दिनों के भीतर अमेरिका अब दूसरा बम भी गिराने वाला था। कुछ ही पलों में नागासाकी का 30% हिस्सा तबाह हो गया और 40,000 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। 5 दिन बाद जापान ने समर्पण कर दिया। 40,000 से भी ज्यादा लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। जंग को जल्दी खत्म करने और अमेरिका के लोगों को बचाने के लिए इस नए सुपर वेपन का 2 बार इस्तेमाल किया गया। यही दास्तां सबने मान ली, लेकिन कुछ लोग इस इतिहास को चुनौती दे रहे हैं। ये एक सफेद झूठ है कि उस खतरनाक बम के इस्तेमाल के पीछे कोई वाजिब वजह थी। मध्य प्रशांत विनियन एयरवेज 9 अगस्त 1945 सर्जेंट विलियम बार्नी और 5019 के कैपिटल सीट ग्रुप के इनके साथी एक बेहद गोपनीय बॉम्बिंग मिशन के लिए जमा हो रहे थे। ये जापान पर फेट मैन गिराने वाले थे, जो अमेरिका का दूसरा एटॉमिक बम था। पहले एटॉमिक बम लिटिल बॉय 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस वक्त के हमले से जापान समर्पण कर देगा और वाकई में ये हुआ भी। बार्नी ग्रेट आर्टिस्ट प्लेन के रडार ऑपरेटर थे। ये इस मिशन में शामिल 3 अहम प्लेन में से एक था। इसका काम विस्फोट को नापना था। बिग स्टिक विस्फोट को फिल्माने वाला था और बॉक्सकॉन नाम के प्लेन को बम गिराना था 2,500 किलोमीटर दूर जापान के टापुओं पर। 8.5 महीनों से इसके अहम शहर यूएस एयरफोर्स की बॉम्बिंग रेंज के निगरानी में थे और यहाँ पर वो बॉम्बिंग से इन शहरों को तबाह करने वाले थे। सकोई शिमोहिरा के परिवार की तरह जापान के सभी लोग अगले हमले के खौफ में जी रहे थे। रात 2:49 प्लेन बॉक्सकॉन ने उड़ान भरी। इसके पायलट मेजर स्वानी इस मिशन के लीडर थे और नेडन पर बम गिराने का जिम्मा था। प्लेन की पिछली सीट पर नेविगेटर जी बेन बेंट बैठे थे और कमांडर एसबर्ग भी थे, जिन्हें बस बम के काम करने की सबसे ज्यादा जानकारी थी। पहले इन्हें याकुशिमा टापू पर एकजुट होना था और फिर ये एक कॉर्नबॉय के टारगेट तक जाने वाले थे, यानी कोकुरा शहर। सुबह 7:50 एक अमेरिकी प्लेन सकोई के घर से ऊपर से गुजरा। कुछ किलोमीटर दूर 18 साल के सुमिटर तेरुगु चिट्ठियां बांट रहे थे। ये बम्बर नहीं बल्कि मौसम की जानकारी करने वाला एक प्लेन था, इसलिए एयर रेड वार्निंग खत्म कर दी गई और बैक सेल्टर सभी लोग शेल्टर से बाहर निकलकर अपने जो काम थे वो करने लगे। लेकिन सकोई शिरोमिना की मां ने उनको एयर रेड शेल्टर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। सुबह 8:10 प्लेन बॉक्स का योकोशिमा आयरलैंड पर पहुंचा। थोड़ी देर में प्लेन ग्रेट आर्टिस्ट भी पहुंच गया। बिग स्टिंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। रेडियो पर कोई बातचीत न करने के सख्त आदेश दिए थे, इसलिए कोई रेडियो पर बातें भी नहीं कर रहा था। ये लापता प्लेन को संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। कोकुरा में मौसम साफ था। क्रू को आदेश मिला था कि टारगेट के साफ नजर आने पर ही बॉम्ब गिराया जाए। ये लोग बिग स्टिंग के आते ही बम गिराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसी बीच 276 किलोमीटर दूर नागासाकी में 10 साल की सकोई अब भी अपनी बहन के साथ शेल्टर में थी। सुबह 8:50 बॉम स्टिंग और ग्रेट आर्टिस्ट 40 मिनट से चक्कर लगा रहे थे।
फ्यूल टैंक में दिक्कत की वजह से बॉम्ब बेस्क ज़्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता था। इसकी वजह से फेटमैन नाम का बॉम्ब भी इसी में था। हर सेकंड के इंतजार के साथ बेस कीमती ईंधन खत्म हो रहा था। बिग स्टिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग उपकरण थे, इसलिए बाकी दो प्लेन को उसके इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी। अब स्वैनी को फैसला लेना था। इन्होंने ग्रेट आर्टिस्ट को कार्रवाई करने का सख्त संकेत दिया। दोनों 390 किलोमीटर दूर कोकुरा शहर की तरफ उड़ान भरने लगे। सुबह 9:20 दोनों प्लेन शहर के पास पहुंचे। सुबह 9:45 वेदर प्लेन दोबारा 1 घंटे पहले बताया हुआ साफ आसमान अब बादलों से भर गया था। स्वैन ने बॉम्बिंग रेंज लगाने का संकेत दिया। प्लेन ने शहर के 3 चक्कर काटे पर उनको टारगेट नजर नहीं आ रहा था। सुबह 10:30 स्वानी ने कोकुरा पर हमले की कार्रवाई रोक दी। अब इनके पास 45 मिनट का ईंधन बर्बाद हो गया था। अब प्लेन नागासाकी की तरफ बढ़ने लगा, जो कि कोकुरा से 156 किलोमीटर दूर था। उस शहर में सकोही और सिमोहिरा रहते थे। अब इनके पास सिर्फ नागासाकी पहुंचकर सही सलामत बेस तक जाने लायक ईंधन बचा हुआ था। वो भी प्लेन का वजन कम करने पर ही था। उन्हें ये बम गिराना ही था, चाहे मौसम कैसा भी हो। वेपनियर होने की वजह से फर्स्ट आंसर को विजुअल से रडार ड्रॉपर स्विच करने का अधिकार था। सुबह 10:50 बॉम्बर और ग्रेट आर्टिस्ट नागासाकी के आसमानों में पहुंच गए। जापानियों ने इन्हें बॉम्बर्स को देख लिया, लेकिन गलती से इन्हें वेदर प्लेन समझ लिया। कोई अलार्म नहीं बजाया गया और शहर के 2,70,000 लोग सामान्य कार्य कर रहे थे। स्वैनी ने रडार गाइडेड बॉम्बिंग को फिक्स कर दिया था, लेकिन रडार ड्रॉप से ठीक पहले स्वैनी को टारगेट नजर आ गया और क्रू फिर से विजुअल बॉम्बिंग पर आ गया। सुबह 11:02 पर 28,900 फीट की ऊंचाई से फेटमैन को गिरा दिया गया। धमाके से बचने के लिए दोनों प्लेन तुरंत वहां से मुड़ गए और 22 किलोटन KNG की ताकत वाला फेटमैन के विस्फोट से पैदा हुई 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की गर्मी से 1000 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। ग्रेट आर्टिस्ट ने हमले के असर को रिकॉर्ड करने के लिए नागासाकी का चक्कर लगाया। नागासाकी में बिल्कुल खामोशी थी। वहां 67 वर्ग किलोमीटर वहां 6.7 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। 40,000 से ज़्यादा लोग विस्फोट की गर्मी से भाप बनकर उड़ गए थे। वहीं 70,000 लोग जख्मी हो गए थे। वहां के लोगों की ऐसी हालत हुई कि कुछ लोगों की आंखें निकलकर बगल में लटक गई थी। नागासाकी और इससे 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराया गया एटॉमिक बम से पलक झपकते ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इन हमलों से निकली रेडिएशन की वजह से इसके बाद के कुछ दिनों और कुछ महीनों या कहें तो कुछ सालों तक जापान के लोग मारे गए। नागासाकी पे पहले हमले के 5 दिन बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा, आज दोपहर
मुझे जापान की सरकार का संदेश मिला है, मैं उनके इस जवाब को स्वीकार करता हूं, यानी जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया है। प्रशांत क्षेत्र में लड़ाई खत्म हो गई। शायद 2 न्यूक्लियर बमों ने अपना काम कर दिया था। अमेरिका हमेशा कहता आया था ये हमला जापान से जमीनी स्तर पर बचने के लिए लिया गया था, जो एक सफेद झूठ है, लेकिन इसे पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। अगर यूं कहे तो जापान इस युद्ध में पीछे नहीं हटता, लेकिन 15 अगस्त को सोवियत संघ यानी कि रूस के आ जाने की वजह से जापान को पीछे हटना पड़ा और अपनी पूरी सेना को समर्पण करवाना पड़ा। इसके बाद युद्ध खत्म हो गया, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये था हमारा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में डॉक्यूमेंट्री। धन्यवाद।